गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 61 के प्रोविजंस जो कि स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न से रिलेटेड है, जिसे हमें रूल 99 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली साथ में पढ़ना होता है। दोस्तों, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स कब की जाती है? ऑब्वियसली पहले रजिस्टर्ड पर्सन ने सेल्फ असेस करके अपनी रिटर्न भर दी है। सेक्शन 59 में सेल्फ असेसमेंट करी और उसने अपनी रिटर्न भर दी। सेक्शन 59 बताता है कि सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न भरी है, और सेक्शन 39 की रिटर्न होती है रिटर्न 3B। और भी इसके अलावा काफी रिटर्न्स होती हैं, जैसे जीएसटीआर 1 है। जीएसटीआर 1 के अलावा एक एनुअल रिटर्न भी होती है, जिसे साल में एक बार हमें भरना होता है। कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल है, कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है। ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न है। सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 भरी जाती है। 38 में 2 भरनी थी, बट इसका कोई प्रोविजन ही नहीं आया, ना अब आना है। 39 में 3 के बदले में 3B आई। सेक्शन 44 में हम एनुअल रिटर्न भरते हैं। और एक और रिटर्न है फ्रेंड्स, जो कि कैंसिलेशन होने के बाद भरी जाती है, जो कि है जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न, हम इसे नाम देते हैं। जब भी हम कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाता है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का समझना है कि हमारा कैंसिलेशन हो गया। बट उस कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद आपको एक फाइनल रिटर्न भरनी होती है। विद इन 3 मंथ्स 90 डेज के अंदर अंदर आपको ये जीएसटीआर 10 भरनी होती है। अगर आप नहीं भरते तो इसमें भी लेट फीस एक्यूमुलेट होती चली जाती है। और इसके अलावा जो हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो ई वे बिल के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ई इनवॉइसिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम पोर्टल्स पे डालते हैं, डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करते हैं किसी न किसी तरीके से, वो सारा डाटा डिपार्टमेंट के पास जाता है, और जो हमारा ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर, वो इन सब डाटा को चेक करता है इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद। अगर उसको कुछ उनमें डिफरेंसेस नजर आते हैं कि फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 1 में हमने सेल्स कुछ और दिखाई, 3B में कुछ और दिखा दी, या फिर जो 2A या 2B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, 3B में हमने उससे डिफरेंशियल या ज्यादा अमाउंट क्रेडिट क्लेम कर लिया है, तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। और इन डिस्क्रिपेंसीज के क्या कारण है, इसको जानने के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है, वो नोटिस इश्यू करता है अंडर सेक्शन 61। और वो नोटिस का जो फॉर्म है, दैट इज AS-empty 10, और वो नोटिस सेक्शन 61 के अंदर इशू किया जाता है। तो क्या है सारा प्रोसेस फ्लो सेक्शन 61 का, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें समझेंगे। मैं कोई लीगल लैंग्वेज को लाइन टू लाइन आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जो एक्ट और रूल्स में लिखा गया है, उनका प्रोसेस ऑफ फ्लो क्या है। इस सारे प्रोसेस ऑफ फ्लो को नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझने के बाद जब आप लॉ के लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको वो सारी चीजें समझ आएंगी। बट प्रोवाइडेड ये सारी बातें आपने ध्यान से सुनी हो और नोट डाउन करी हो। तो सेक्शन 61 ये कहता है कि रिटर्न्स की करेक्टनेस को जानने के लिए कौन सी रिटर्न्स जो अभी हमने ऊपर बताई, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, एनुअल रिटर्न, और अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड लाइक ई वे बिल्स हो गए, ई इनवॉइसेस हो गए, एंड जो 2A 2B के अंदर डाटा आ रहा है, उन सबको आपस उनकी करेक्टनेस को जानने के बाद द पीओ मीन्स प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज द रिटर्न्स। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उन रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज कर सकता है। यहाँ पे मे लिखा है, शैल नहीं लिखा। शैल लिख दे तो उसको 100% चेक करना पड़ता, बट यहाँ पे उन्होंने वही रिटर्न्स चेक करनी है जिनका स्क्रूटनी, जिसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, तो रिटर्न भी करना है एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स भी उन्होंने करने हैं। अब रिलेटेड पर्टिकुलर्स की अगर हम बात करें, जैसा कि अभी मैंने बताया, ई वे बिल, 2A 2B, वो सारे हमारे रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं, which is furnished by the registered person. RP means registered person, जो registered person ने फाइल करे हैं। ड्यूरिंग स्क्रूटनी, स्क्रूटनी के दौरान मीन्स जांच पड़ताल के दौरान, इफ डिस्क्रिपेंसीज आर नोटिस्ड, अगर उसे कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आती हैं, देन पीओ मीन्स प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा नोटिस इन द फॉर्म जीएसटी AS-empty 10। एडिशनल एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए वो नोटिस इशू करेगा कि आप मुझे बताओ कि भाई ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, और उन डिफरेंसेस के बेस पे अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कुछ टैक्स इंटरेस्ट जमा होना चाहिए जो नहीं जमा हुआ,
उसको क्वांटिफाई करके भी वो इस ASMT 10 के नोटिस के अंदर वो फिगर्स को डाल सकते हैं। जब ASMT 10 नोटिस इशू किया जाएगा स्क्रूटनी का, देन प्रॉपर ऑफिसर कुछ समय देगा, ये नहीं कि भाई आज नोटिस दिया और वो कल जवाब मांगे। तो ही विल गिव सम टाइम, 10 डेज, 15 डेज, ज्यादा से ज्यादा 30 डेज, उससे ज्यादा का टाइम नहीं देगा। उससे ज्यादा का टाइम जनरली नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पावर होती है, कमिश्नर के अप्रूवल लेके कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है, बट नॉर्मली 30 डेज मैक्सिमम। बट जनरली शुरू में 30 डेज भी नहीं देते, वो 2 वीक से 15 डेज का टाइम देते हैं। इन बिटवीन हम रिप्लाई करके थोड़ा और टाइम उनसे मांग सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा 30 डेज का ही टाइम मिलेगा। जो रिप्लाई हमें फाइल करना है वो ASMT 11 के अंदर रिप्लाई फाइल करना होता है। तो जैसे ही हमारे पास नोटिस आता है, उस नोटिस को स्टडी करने के बाद जो भी डिस्क्रिपेंसीज उसके अंदर आई हैं, अगर वो हमें समझ आती हैं तो हमें रिप्लाई फाइल करना है। तो हमारे पास 2 या 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि जो डिस्क्रिपेंसी आई है, हमें पता है कि हम अपनी जगह ठीक है, बट प्रॉपर ऑफिसर को समझाने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा। ASMT फॉर्म फाइल करने के बाद हमें कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी, और एक्सप्लेनेशंस देके जो डिफरेंसेस है उनकी रिकॉन्सिलेशंस देके हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंसेस है ड्यू टू दीज रीजंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि एक्चुअल में वो डिस्क्रिपेंसी है, हमारी से गलती हुई है, तो हम उसको एक्सेप्ट करें और जो भी डिफरेंशियल टैक्स और इंटरेस्ट है उसको जमा कराएं। और एक फ्रेंड्स तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हमने पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया, पार्शियली एक्सेप्ट नहीं करा, या फिर हम उस डिस्क्रिपेंसी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ना ही प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो रहा है हमारे रिप्लाई से, तो क्या होगा? तो सबसे पहले ASMT 10 आएगा, फिर हमें रिप्लाई करना है ASMT 11 के अंदर। फिर मैंने बताया देयर में भी 3 पॉसिबिलिटीज, जिसमें से सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दी। सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन गिवन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, और उस एक्सप्लेनेशन से जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड हो गया और उसने उन एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रॉपर ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा एवरीथिंग इज ओके, जो भी हमारी कंफ्यूजन से दूर हो गई, आपके जो भी रिकॉन्सिलेशन है वो सब एक्सेप्टेबल है, और वो एक ऑर्डर पास कर देगा ASMT 12 के अंदर कि अब कोई फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, मैटर यहीं पर क्लोज हो गया। तो पहले नोटिस आया 10 में, हमने 11 में रिप्लाई करा, सेटिस्फाई करने के बाद 12 के अंदर उस मैटर को क्लोज करने की बात की जाएगी बाय द प्रॉपर ऑफिसर। बट ये भी हो सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी कि जो डिफरेंसेस है वो अब हमारी नोटिस में आए ASMT 10 इशू करने के बाद, तो हमने ये रियलाइज करा कि जो भी टैक्स है और जो भी इंटरेस्ट है वो अब पे करना पड़ेगा हमें। तो हमने इन दोनों के लिए पेमेंट करी। इंटरेस्ट को तो कैश में ही पे करना पड़ेगा आपको, और जो टैक्स है आप अपना ITC को यूटिलाइज करके भी पे कर सकते हो। इनको पे करने के बाद आपको एक चालान इंटीमेट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि यस हमने इनकी पेमेंट कर दी है। DRC 03 वो चालान है, इसको आप जाके पोर्टल पे सेलेक्ट कर सकते हो और इंटीमेट कर सकते हो। ध्यान रखना है इससे पेमेंट नहीं होती, ऑलरेडी वो पैसा तो आपके क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में है, बस उस पैसे को यूटिलाइज करने का जो वे है वो DRC 03 है, और उस यूटिलाइजेशन के बाद प्रॉपर ऑफिसर को इसी से इंटीमेशन जाती है कि हमने पेमेंट कर दी। प्रॉपर ऑफिसर उसको चेक कर लेगा, जितनी भी डिस्क्रिपेंसी बताई है अगर फुल पे कर दी है तो वो उसे एक्नॉलेज कर लेगा और एक DRC 04 एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा कि यस मैंने आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट कर दिया। तो ये थी फ्रेंड्स दूसरी पॉसिबिलिटी। बट ज्यादातर जो केसेस फॉल होते हैं वो तीसरी पॉसिबिलिटी के अंदर होते हैं, जिसमें SSC को या तो पता ही नहीं चलता उसके पास नोटिस आया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर अगर रिप्लाई दिया है तो प्रॉपर ऑफिसर उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है, या फिर जो डिस्क्रिपेंसी है वो उसने करेक्ट नहीं करी बिकॉज जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में अपनी भरी हुई फिगर्स को करेक्ट मान रहा है, और जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपने आप को सही मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जो भी GST की लायबिलिटी दिखाई है वो 1 लाख रुपए दिखाई है, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ऑफिसर ये 1,20,000 होनी चाहिए। सो देयर इज डिफरेंस ऑफ रुपीज 20,000।
रजिस्टर्ड पर्सन इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जो रिप्लाई दिया प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ASMT 10 के अंदर नोटिस आया, 11 के अंदर रिप्लाई दिया, 12 इशू हो नहीं सकता बिकॉज इसके अंदर भी मैटर कंक्लूड नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, जो ये डिफरेंस 20,000 रुपीज है, तो क्या इसकी डिमांड यहीं की यहीं प्रॉपर ऑफिसर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? द आंसर इज नो। यहां पे अभी वो सीधा डिमांड नहीं निकाल सकता। अगर नहीं निकाल सकता तो वो क्या कर सकता है? सेक्शन 61 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को कुछ और फर्दर एक्शन की पावर्स दी गई हैं। क्या क्या कर सकता है वो नीचे इसी के अंदर मैंने आपको बताया है लिखकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉपर ऑफिसर फर्दर एक्शन ले सकता है। क्या कर सकता है वो? सेक्शन 65, 66, सेक्शन 67 के अंदर एक्शन ले सकता है फर्दर इंफॉर्मेशन और एविडेंस को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। बिकॉज अगर वो डिमांड निकालेगा तो उसे पहले शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। उससे पहले वो अपने हाथ मजबूत करने के लिए इन सब सेक्शंस को यूज कर सकता है और 73 या 74 के अंदर वो नोटिस निकाल सकता है। अब ये सेक्शंस कौन कौन से हैं? सेक्शन 65 के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है, टैक्स अथॉरिटीज की हेल्प से वो जीएसटी ऑडिट करवा सकता है, या फिर सेक्शन 66 में वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं डिपार्टमेंट के बिहाफ पर, या फिर वो इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर भी करा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। तो इन सब सेक्शंस को हम यहाँ पे डिटेल में नहीं कर रहे बिकॉज हमारा टॉपिक सेक्शन 61 है, जिसके अंदर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के अंदर पहले नोटिस आया ASMT 10, 11 में हमने रिप्लाई करा, एक्सेप्टेंस हो गई तो 12 आ गया। लेकिन अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट है तो प्रॉपर ऑफिसर ने सेक्शन 65, 66 और 67 के अंदर एडिशन इंफॉर्मेशन गैदर करी। अब उसने अपने फैक्ट्स बनाए केसेस के, उसने अपने कुछ आर्गुमेंट्स के बेसिस पर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन एविडेंसेस गैदर करी है उसके बेसिस पर एक उन्होंने पूरी डिटेल नोट तैयार करा। उस डिटेल नोट के बाद वो शोकॉज नोटिस इशू करेंगे। शोकॉज नोटिस फ्रेंड्स इस केस में या तो सेक्शन 73 में इशू किया जाएगा या सेक्शन 74 में इशू किया जाएगा ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अगर बोनाफाइड केसेस है, बोनाफाइड मींस जहां पर टैक्स पेयर की इंटेंशन विलफुल फ्रॉड की नहीं है या मिस स्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, तो उन केसेस में सेक्शन 73 के अंदर नोटिस इशू किया जाता है। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं टैक्स पेयर ने जानबूझकर ये सब करा है, मेरे से फैक्ट्स छुपाए हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो आधी अधूरी दी है, ई-वे बिल के अंदर ज्यादा फिगर्स हैं, यहाँ पर कम है, या फिर जीएसटीआर 1 में ज्यादा है, 3B में वो कम दिखा रहा है, एंड 2A के अंदर जितना क्रेडिट आ रहा है वो उससे ज्यादा यहाँ पे ले रहा है, जानबूझकर एक्सेस क्रेडिट ले रहा है। अगर उसे लगता है कि मालाफाइड इंटेंशन है और वो इसको प्रूव कर सकता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर के पास होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ मालाफाइड इंटेंशन के लिए प्रॉपर ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा मालाफाइड इंटेंशन है, तो फिर वो शोकॉज नोटिस सेक्शन 74 में इशू कर सकता है। दोनों में क्या फर्क रहेगा? पेनल्टी का फर्क रहता है। 73 के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जीरो पेनल्टी के लिए या फिर मैक्सिमम 10% पेनल्टी, बट सेक्शन 74 के अंदर 100% तक की पेनल्टी लग सकती है टैक्स की। किन किन सिचुएशंस में कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी? शोकॉज नोटिस क्या होता है? अगर शोकॉज नोटिस आता है तो हमें किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना है, कैसे रिप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और कौन कौन से एविडेंसेस हमें फर्दर रिकॉन्सिलेशन के लिए इकट्ठे करने हैं, कैसे रिप्लाई करना है, ये सारी बातें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई। इतना कुछ करने के बाद अब आप जब सेक्शन 61 और रूल 99 को स्टडी करेंगे तो आपको लीगल लैंग्वेज जब इनके साथ आप इंटरलिंक करेंगे, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया, तो वो आपको सारी की सारी समझ आएंगी। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। Thank you very much for watching this video.